तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारी यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटी में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज की हमारी वीडियो है ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी की। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर अभी अभी आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, चालकों की अंतिम कक्षा में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए समझिए, जो चालक हैं उनकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं, ठीक है, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। चालकों की अंतिम कक्षा, जो अंतिम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 4 होती है कि 6 होती है कि 3.8 होती है कि 1 से 3 या 5 से 7 होती है, कितना होता है। तो इसका जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 3 या 5 से 7 होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 से 3 या 5 से 7। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो हमारा अर्धचालक है उसके सबसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। पहला है 1 से 3 होता है, दूसरा है 4 होता है, तीसरा है 8 होता है और चौथा है 18 होता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मतलब दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर क्या होता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है। चालकता व प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। दूसरा, चालकता व प्रतिरोधकता का मान घटता है। विद्युत धारा के प्रभाव में माना जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा के प्रभाव में माना जाएगा। तीसरा है, चालकता का मान बढ़ता है व प्रतिरोधकता का मान घटता है। और चौथा है, प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है और जो हमारी चालकता है उसका मान घटता है। तो क्या होगा, इसका आंसर जानते हैं। जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या जब बढ़ती है तो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालकता का मान बढ़ता है और प्रतिरोधकता का मान घटता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर चालकता का मान बढ़ता है और प्रतिरोधकता का मान घटता है। तो तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवेशित परमाणु क्या कहलाता है। आवेशित परमाणु क्या कहलाता है। धनायन, ऋणायन, आयन और आवेशन। धनायन, ऋणायन, आयन और आवेशन। जो आवेशित परमाणु होता है वो क्या कहलाता है पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन। जो आवेशित परमाणु हमारा होता है वो क्या कहलाता है। देखिए जैसे एक परमाणु होता है, एक आवेशित परमाणु होता है, तो जो आवेशित परमाणु है वो हमारा आयन कहलाता है। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है। जब किसी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो वो क्या कहलाता है। मान लीजिए किसी तार में किसी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो क्या कहलाएगा, आवेश, धारा, विद्युत वाहक बल, विभव, क्या कहलाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा धारा कहलाएगा। जब किसी तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो क्या बहता है, क्या बनती है, धारा। उसे हम क्या कहते हैं, धारा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। मतलब दूसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके परमाणु क्या बन जाता है। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या बनता है, धनायन, ऋणायन, उदासीन और दाता आयन। धनायन, ऋणायन, उदासीन और दाता आयन क्या बन जाता है। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब वो उदासीन बन जाता है।
क्या बन जाता है, उदासीन बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं, धारा के बहने की दिशा कौन सी है। किसी भी धारा के बहने की दिशा कौन सी है। पहला है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और दूसरा है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, मतलब माइनस से प्लस की ओर, और तीसरा है दोनों में से एक दूसरे की ओर, और चौथा है दोनों सिरों से लोड की तरफ। दोनों सिरों से, देखिए मान लीजिए ये दो सिरे हैं, एक ये हो जाएगा प्लस और एक ये हो जाएगा माइनस, तो दोनों सिरों से कोई लोड है, ठीक है, जिसमें तार जुड़े हैं, तो दोनों सिरों से लोड की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है धारा से ऋणात्मक की ओर। जो धारा है पॉजिटिव, उससे ऋणात्मक की ओर बहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं, एक एम्पियर का मान किसके बराबर है। एक एम्पियर का मान किसके बराबर है, वोल्ट पर सेकेंड के, ओम पर सेकेंड के, कूलाम पर सेकेंड के और धारा पर सेकेंड के। तो जो हमारा एक एम्पियर होता है उसका मान किसके बराबर होता है, कूलाम पर सेकेंड के। एक एम्पियर हमारा कूलाम पर सेकेंड के बराबर होता है। एक एम्पियर हमारा कूलाम पर सेकेंड के बराबर होता है, मतलब तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है चालकता के मात्रक साइमन का मान किसके समान है। जो चालकता के मात्रक साइमन है उसका मान किसके समान है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। पहला है ओम पर मीटर, दूसरा है मोह, तीसरा ओम पर मीटर और चौथा है मोह पर मीटर। पहला ओम गुणे मीटर, मोह, ओम पर मीटर और मोह पर मीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चालकता के मात्रक साइमन का मान किसके बराबर होता है, मोह के। किसके, मोह के, मतलब दूसरा नंबर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं, डीसी की फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। डीसी की फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। डीसी मतलब क्या होता है, डीसी मतलब होता है हमारा डायरेक्ट सप्लाई, ठीक है, डायरेक्ट सप्लाई। चलिए इसका मान जानते हैं। पहला है 0, दूसरा है अनंत, तीसरा 50 हर्ट्ज और चौथा है 250 हर्ट्ज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 0। देखिए डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है, मतलब पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला जानते हैं, घरों में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई की वोल्टता तथा आवृत्ति कितनी होती है। पहला है 440 वोल्ट से 50 हर्ट्ज और 30 हर्ट्ज, दूसरा है 50 वोल्ट 230 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, और तीसरा है 230 किलोवाट 50 हर्ट्ज और 10 हर्ट्ज, और चौथा है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 10 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, घरों में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई जो आती है उसकी वोल्टता तथा आवृत्ति पूछ रहा है कितनी होती है। तो उसकी जो वोल्टता तथा आवृत्ति होती है कितनी होती है, 230 वोल्ट। अगर उसको हम लोग हर्ट में चेंज करेंगे तो 50 हर्ट, ठीक है, मतलब चौथा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश का होता है। प्रोटॉन पर जो धनावेश का मान है वो इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश का कितना होता है। तो पहला है 2 गुना, दूसरा आधा, तीसरा है समान और चौथा है कोई नहीं। तो जो हमारा प्रोटॉन है उस पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश का कितना होता है, ऋणावेश के समान होता है। कितना, समान होता है। जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के मान के समान होता है। जितना प्रोटॉन पर प्लस में होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन में माइनस पे होगा, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में क्या होते हैं। धातुओं में क्या होते हैं, पहला है मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, दूसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, और तीसरा है सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चौथा है मुक्त इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते हैं। तो जो हमारा धातु है उसमें क्या पाया जाता है पूछ रहा है। तो जो हमारा धातु होता है मेटल, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं बहुत अधिक होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन
बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब हमारा पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध होता है। अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध पूछ रहा है, कितना होता है? अनंत, लघु, वृहद, शून्य। अनंत, लघु, वृहद और शून्य कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। कितना होता है? अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। मतलब चौथा नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता या इसको हम विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है? ओम पर मीटर, ओम गुणे मीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी ओम मीटर स्क्वायर, ठीक है दोनों एक ही में है। ओम मीटर स्क्वायर पहला है ओम बटे मीटर, ओम गुणे मीटर, ओम बटे मीटर स्क्वायर और दूसरा है ओम मीटर स्क्वायर। तो इसका प्रतिरोधकता का मात्रक कितना होता है पूछ रहा है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हमारा ओम गुणे मीटर होता है। कितना? ओम गुणे मीटर। मतलब हमारा दूसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 एम्पियर सेकेंड कितने कूलाम आवेश के बराबर है? 10 एम्पियर सेकेंड कितने कूलाम आवेश के बराबर है? पहला है 10 कूलाम आवेश के, दूसरा 1 कूलाम आवेश के, तीसरा है 16 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम आवेश के और चौथा है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम आवेश के बराबर होता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए जानते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 10 कूलाम आवेश के। 1 एम्पियर सेकेंड कितने कूलाम आवेश के बराबर होता है? 10 कूलाम आवेश के। मतलब हमारा हो जाएगा 10 कूलाम आवेश बराबर 10 एम्पियर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है। 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है 1 यूनिट के, 2 यूनिट के, 1 वाट के और 1 जूल के। तो 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है किसके? 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है 1 यूनिट के। ठीक है, मतलब हमारा पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला जानते हैं। परमाणु में नाभिक की खोज का श्रेय है थॉमसन को, बोहर को, रदरफोर्ड को और किसी अन्य को। तो परमाणु में नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? ये तो आपको पता ही होगा। परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड में। मतलब तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों का निर्वात में वेग होता है। निर्वात में वेग पूछ रहा है। एक्स किरणों का निर्वात में वेग पूछ रहा है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड के पावर -1, 330 MST के पावर -1 और तीसरा है 9 गुणे 10 के पावर 8 MS के पावर -1 और चौथा है 332 MS के पावर -1। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए जानते हैं। एक्स किरणों का निर्वात में वेग पूछ रहा है। किसमें? निर्वात में वेग। तो देखिए एक्स किरणों का जो वेग होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्वात में पूछा जा रहा है। तो निर्वात में हमेशा एक्स किरणों का वेग कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 MS के पावर -1। मतलब हमारा पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। प्लाज्मा मानी जाती है। प्लाज्मा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, एक कोशिकीय द्रव पदार्थ और तीसरा है पदार्थ की एक परिअवस्था और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो जो हमारी प्लाज्मा होती है वो क्या मानी जाती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था मानी जाती है प्लाज्मा।
चलिए इसी के साथ आज की हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।